हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। इससे पहले हमने एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था, उनकी क्लासिफिकेशन, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, थोड़ा सा इजी तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश की थी ताकि उसको हम इजीली मेमोराइज़ कर सकें। इसी तरह से हम कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। दैन हम मस्कुलर टिश्यू और जो है बाकी जितने भी टिश्यूज़ हैं, मतलब चारों टिश्यूज़ को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। सही है जी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कि आपको नेम से ही पता लग रहा है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब कि बाइंड करने का काम करते हैं। दो चीज़ों को बाइंड करेंगे आपस में, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ आर नेम बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन, क्योंकि ये लिंकिंग का काम करते हैं, दो चीज़ों को बांधने का काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसे प्रोवाइड करते हैं? टिश्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं हमारे, उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक तरह से फ्रेमवर्क मिल जाता है हमें, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक फ्रेम बना हुआ होगा तो उसके ऊपर उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो सकेगा, तो वो एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ आर नेम्ड बिकॉज ऑफ द स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग। कनेक्टिव टिश्यूज़ को कनेक्टिव टिश्यूज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका एक स्पेशल काम है कि वो लिंक करने का काम करते हैं, वो बाइंड करने का काम करते हैं, वो कनेक्ट करने का काम करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट किसे करते हैं? टिश्यूज़ को करते हैं, जो दूसरे टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, स्किन के साथ जो बोन्स जो होती हैं वो स्किन के साथ अटैच होती हैं, इसीलिए इसी तरह से मतलब स्किन जो होती है वो बोन्स के साथ अटैच होती है, बोन जो होती है वो मसल के साथ होती है, और मसल जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, अंडरलाइंग ऑर्गन्स जो होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ क्या हैं? कनेक्टेड हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। अगर ऑप्शन में आपके पास दूसरे टिश्यूज़ के नेम हो, बाकी जो रेस्ट ऑफ द 3 टिश्यूज़ हैं उनके नेम हो, और कनेक्टिव टिश्यूज़ हों, और आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू कौन सा है, तो आप कहेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू है। तो सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन इन एपिथेलियल सेल। हमने एपिथेलियल सेल के अंदर देखा था, टिश्यूज़ के अंदर देखा था कि जो टिश्यूज़ थे वो मतलब हर सेल जो था एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, और उनके दरमियान, हर सेल के दरमियान जो स्पेस थी, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो यहाँ पर उल्टा सीन है। यहाँ पर क्या है कि जो दो सेल होंगे उनके दरमियान जो स्पेस है, मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ज़्यादा होगी। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के दरमियान की स्पेस, ठीक है, वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, मतलब सेल्स एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होंगे, ठीक है। तो नीचे भी यही लिखा हुआ है कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब कि इस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जैसे मैट्रिक्स कहा जाता है, वो भी मौजूद होगा लार्जर अमाउंट के अंदर। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर दो सेल्स के दरमियान में स्पेस ज़्यादा है तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा होगा, इंटरसेलुलर सब्सटेंस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मैट्रिक्स भी ज़्यादा मौजूद होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर या फिर लार्जर अमाउंट के अंदर मौजूद होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। तो अभी हमने इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं, जिसके अंदर इंक्लूड ये है कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, बाइंड करने का काम कर रहे हैं, लिंक करवा रहे हैं दो चीज़ों को आपस में, मतलब कि एक सपोर्ट करने का काम हो रहा है। यहाँ पे फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो रहा है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है कि मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब अबंडेंट है तो कॉमन सेंस की ये भी बात है कि ये ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दैट्स वाई ही ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है। एक दूसरे से सेल्स जो हैं वो सेपरेट हुए हैं काफ़ी स्पेस के थ्रू, और उस स्पेस को हमने इंटरसेलुलर स्पेस कहा है, और उस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस मौजूद है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं हम, और वो भी लार्जर अमाउंट के अंदर है। अब हम इसके मोटे मोटे कुछ मेजर फंक्शंस देख लेते हैं, देन हम इसके कंपोनेंट्स वगैरह पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करता है, मतलब ग्लू की तरह का काम करता है, ठीक है ना। दो चीज़ों को आपस में बाइंड करेगा। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जब ये बोन्स के साथ अटैच हो जाता है तो ये एक फ्रेमवर्क बना लेता है। फ्रेमवर्क बनाता है तो मतलब हमें स्ट्रक्चर में सपोर्ट मिल जाती है, हमारा एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, हमें एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है, एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब ट्रांसपोर्ट किसे करता है?
ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड के अंदर, ठीक है। इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कम है, तो ये सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, तो ये काम भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ का होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, ये एक तरह से एक मीडियम भी है, एक ज़रिया भी है, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो मतलब डिफ्यूज़न जब हो रही होती है वहाँ पर, ठीक है ना, जब डिफ्यूज़न हो रही होती है तो आपने देखा होगा कि न्यूट्रिएंट्स आ रहे होते हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारे पास डाइजेस्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ये प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। और इनसे इसके अलावा ये काम कर रहे होते हैं इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोर का। इंसुलेशन का मतलब होता है नो लॉस ऑफ हीट, मतलब ये हीट को लॉस होने नहीं देते, ठीक है। उसके बाद है एनर्जी को स्टोर करते हैं, मतलब एडिपोज टिश्यू या फिर फैट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है अल्फ़ा सेल्स के थ्रू और उसे पैंक्रियाज के अंदर रख देता है संभाल कर स्टोर्ड फॉर्म में। फिर जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है उस क्या नाम है, उस ग्लूकोज की, उस एनर्जी की, ग्लूकोज इज़ व्हाट, नथिंग बट एनर्जी, ठीक है। तो उस क्या नाम है, हमारे पास जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, बीटा सेल्स के थ्रू, और फिर वो बॉडी को जहाँ नीड होती है वहाँ पे वो नीड पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करता है, हीट को लॉस नहीं होने देता, मीडियम है कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट एक्सचेंज हो सकें, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब ब्लड के अंदर वाटर हो, ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, वो ईजी ट्रांसपोर्ट हो सके, बाइंड कर रहा है चीज़ों को ग्लू की तरह, सीमेंट की तरह काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा इसका जो लास्ट फंक्शन हमारे पास है, यहाँ पे कुछ मेजर फंक्शन लिखे हैं, लास्ट वैसे भी नहीं है, बट मैं इस वीडियो का जो लास्ट फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें इंजरी से बचाता है, ठीक है, डिफेंस इम्यूनिटी के तौर पर काम करता है, ठीक है, मतलब आपको बचाव प्रोवाइड करता है, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, कि एक तरह से ये बैरियर होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बैरियर होता है। अब ये किस तरह से होता है, इन फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके कंपोनेंट्स और इनकी क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिस्कस करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स जो इंट्रो है उसको कवर करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारी कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। उनमें आपको आई थिंक जिन भी फ़िलहाल आप जो फील्ड्स इन चल रही हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका क्लियर हो जाएंगे। एक दफ़ा वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें। मेरी वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरा फेसबुक पर एक पेज है, 2 ग्रुप्स हैं जिन पे आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, MCAT या फिर ECAT से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग इन सब से भी आगे रहना चाहते हैं तो उनको ज्वाइन एंड लाइक कर सकते हैं। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।